discuss another very important topic of this chapter, motion in a plane, and the topic is projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन किस कंडीशन में होता है और प्लेन मोशन किस कंडीशन में होता है. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सच अ वे दैट एक्सीलरेशन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी. इन दिस कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. अगर ऑब्जेक्ट कोई भी इस तरीके से मूव कर रही है कि उस पर जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है सिर्फ वो चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होगी और मोशन ऑब्जेक्ट आपकी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी. बट इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट the direction of its velocity and acceleration acting on the object are different. In this condition, object moves on a curved path in a certain plane. Such type of motion is known as plane motion. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, जैसे आप वर्टिकल थ्रो ना करिए, वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ करके आप किसी एंगल से थ्रो कर दीजिए. जैसे एक बैट से हम बॉल को हिट करते हैं या कि स्टोन को थ्रो कर देते हैं हम किसी एंगल से हॉरिजॉन्टल पर, या हम किसी बिल्डिंग के टावर पर हैं और वहां से हॉरिजॉन्टली ऐसे किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं. ये कुछ डिफरेंट सिचुएशंस हैं हमने आपको बताई. इस सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी और एक्सीलरेशन जो उस पर एक्ट करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन अलग होगी, वो नीचे की तरफ होगी. तो ऑब्जेक्ट आपकी एक कर्व पाथ पर मूव करेगी एक सर्टेन प्लेन में. ये आपका प्लेन मोशन हो गया. अब प्लेन मोशन के दो एग्जाम्पल हैं आपके पास, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन. तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो स्पेशली है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर. तो पहले ये जो बात अभी हमने आपको एक्सप्लेन की है इसको हम इस फिगर में देख लेते हैं. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से राइट साइड मूव कर रही है. ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट की है और इस पर जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में है. ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इस एरो के थ्रू हमने रिप्रेजेंट की थी. तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी. अगर आप इस फिगर को देखिए और या फिर इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट आपने थ्रो की हुई है v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो ऑब्जेक्ट आपकी एक कर्व पाथ पर ऐसे मूव कर रही है और ये xy प्लेन में मूव कर रही है. तो ये प्लेन मोशन का एक एग्जाम्पल आपके सामने बना हुआ है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और इस पर जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन नीचे है. तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में यहाँ नहीं है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपने एक बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है vx वेलोसिटी से. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है और इस पर जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है और ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ पर इस तरीके से आएगी और ग्राउंड पर हिट करेगी. तो ये हमारे दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के केस बने हुए हैं. अभी हम इनको फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में. फिर नीचे आता है हमारा ये सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में अभी हमने सिर्फ यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट किया है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? When an object is moving on a circular path in such a way that its speed remains constant, but its velocity is regularly changing, then such type of motion is known as uniform circular motion. And when an object is moving on a circular path and performing uniform circular motion, an acceleration is acting on the object which is always directed toward the center of circular path. कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उस पर एक एक्सीलरेशन एक्ट करता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होती है. और सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है. तो आप जरा इस फिगर में देखिए, यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट ये एंटी क्लॉकवाइज
सर्कुलर मोशन कर रही है यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट ऐसे जाएगी इधर होगी। अगर ये क्लॉकवाइज मोशन होता है तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी की v1 नीचे हो जाती। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगी तो इस साइड हो जाएगी, यहाँ पर आएगी तो नीचे हो जाएगी, यहाँ पर आएगी तो यहाँ हो जाएगी। और एक्सीलरेशन जब ऑब्जेक्ट आपकी P पॉइंट पर होगी सर्कुलर पाथ पर तो ऐसे होगी सेंटर की तरफ, यहाँ होगी तो एक्सीलरेशन नीचे होगा, यहाँ होगी तो इधर सेंटर की तरफ होगा, और यहाँ जब यहाँ होगी ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी इधर होगी और एक्सीलरेशन इधर सेंटर की तरफ होगा। तो हम किसी भी सिचुएशन पर देखें, P पर, Q पर, R पर, S पर, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये सिचुएशन में भी ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर प्लेन में मोशन कर रही है, तो ये भी हमारा एक प्लेन मोशन का एग्जाम्पल हो गया। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर है, यहाँ पर इस साइड है, यहाँ नीचे है और यहाँ इस साइड है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड आपका सेम होता है। इसीलिए डेफिनेशन में जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट वेलोसिटी इज रेगुलरली चेंजिंग। अब बात करते हैं डिटेल में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? सपोज यू throw an object in such a way by making an angle theta with the horizontal. The object moves on a curved path under the action of acceleration due to gravity. Such type of motion is known as projectile motion. Or you can throw an object from the top of a tower or a building in the horizontal direction. Then in this condition, the object also moves on a curved path like this. So such type of motion is known as projectile motion, and the object thrown is known as projectile, and the path along which the object moves is known as its trajectory. तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन हमने मेंशन की हुई है। When a body is thrown upward in a direction different from the vertical, वर्टिकल को छोड़ करके आप बाकी किसी भी डायरेक्शन में उसको थ्रो करें, थीटा एंगल से बनाते हुए थ्रो करें, और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑब्लिक बिल्डिंग ऑफ हाइट h, देन इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ इन अ वर्टिकल प्लेन. दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी एंड द बॉडी विच इज थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. तो यहाँ पर ये दोनों सिचुएशन इस फिगर में यहाँ बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किया था, वर्टिकल ने को छोड़ करके, और यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग की टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था। तो यहाँ पर भी ये देखिए कर्व पाथ पर मूव कर रही है और यहाँ पर भी ये कर्व पाथ पर मूव कर रही है। अब हम यहाँ पर ये प्रूव करके दिखाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपने थ्रो की है मीन्स प्रोजेक्टाइल, ऑब्जेक्ट जो थ्रो की जाती है उसी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब इसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक शेप की होती है, और थोड़ा सा इस मोशन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और कुछ इसमें सर्टेन एजम्पशंस कर रहे हैं कि जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं तो आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगा, उसको जो वेलोसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत हाई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जाएगा, और एयर रेजिस्टेंस जो है हम ड्यूरिंग द होल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल उसको हम कंसीडर कर रहे हैं नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और ड्यूरिंग द होल मोशन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, जो कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट के पास दो इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये दोनों एक दूसरे को अफेक्टेड नहीं करते हैं। जब प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करेंगे तो उसकी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंज ड्यूरिंग द होल मोशन नहीं आता है। इस बात को हम यहाँ पर एक फिगर है हमारे सामने, उससे हम क्लियर कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से थ्रो किया। जब हम इस पॉइंट से इसको थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम इसको कौन सी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस पर जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गई, तो जब ये यहाँ आ गई तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी ये, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी इस पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आई तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसको हम निकालने के लिए थोड़ा सा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मेथड हम यूज करेंगे और इसमें चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करके देखें और उसकी डायरेक्शन को देखें कि चेंज इन वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो सेकंड मेथड हमने आपको बताया था, उसमें हम जो दो वेक्टर होते हैं, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर v1 और v2 है, दोनों को हम एक ही पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ से v1 वेक्टर को ड्रॉ किया, ये v2 वेक्टर को ड्रॉ किया। ये एंगल वो रखा जितना एंगल यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हमारी इस डायरेक्शन में आएगी, इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। अब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये g की डायरेक्शन है। इसका मतलब है वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी किधर है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी ही चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा अंडर द सर्टेन कंडीशंस जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई हैं। अब हम इसी बात को थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देखते हैं इस फिगर में। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ ओ पॉइंट से हमने एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, ये यू वेलोसिटी लिखी हुई है। यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यू एक्स जिसकी वैल्यू होगी यू कॉस थीटा, कंपोनेंट फाइंड आउट करना आपको पता है, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई यू साइन थीटा। तो यू वेलोसिटी के ये जो दो कंपोनेंट हुए यू एक्स और यू वाई, ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट होंगे। जब भी हम प्रोजेक्टाइल हमारा आगे जाएगा, सपोज आफ्टर टाइम ये यहाँ से ओ से पी पर आ गया, तो जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आएगा तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? इतनी, यहाँ से यहाँ तक, और वर्टिकल कितनी कवर कर रहा है? ये इतनी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स वाई। एक्स वाई से हमें ये पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है, ये देखिए इतना, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी u से v हो जाएगी, और इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी, u से v होगी, और हर एक जगह इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये vy वर्टिकल डायरेक्शन में। जब आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था u वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। तो एक्सीलरेशन के इफेक्ट से सिर्फ इसकी वर्टिकल वेलोसिटी vy चेंज होगी, मतलब uy चेंज होगी, uy यहाँ आकर के vy हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट रहेगी, मतलब vx की वैल्यू यही होगी जो ux की है। vx आपका अनचेंज रहेगा, मींस vx ux ही रहेगा हमेशा, लिखा जरूर वहां पर हमने अलग से है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी वही है जो यहां था। तो इस कंपोनेंट के इफेक्ट से ये टर्न होने लगेगा और फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा फिर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी, और जब ये ग्राउंड पर बी पॉइंट पर हिट करेगा तो ये उसी वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन पर हिट करेगा जिस डायरेक्शन पर आपने इसको थ्रो किया था। इट मींस यहाँ पर जो ये v वेलोसिटी हमने शो की हुई है, ये v वेलोसिटी से b पॉइंट पर हिट कर रहा है, तो ये v जो होगी ये u के इक्वल होगी।
कंडीशन यहाँ अप्लाई है कि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लिया हुआ है, मतलब एयर के रेजिस्टेंस का इफेक्ट इसके मोशन पर नहीं पड़ रहा है। और इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि V इक्वल टू U होता है। और यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, मींस प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ग्राउंड पर रिटर्न होकर के हिट करेगा। तो इस तरीके से जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम हो रहा है वो इस जगह पर हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। अब हम यहां पर ये प्रूव करके दिखाते हैं कि जो इसकी ट्रेजेक्टरी है ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी शो करके दिखाने के लिए हमें इसकी जो पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो कोऑर्डिनेट इसके हैं एक्स और वाई। जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी तो एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन से हमें ये पता चलेगा कि इनकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, मतलब इनका पाथ कैसा होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज जो प्रोजेक्टाइल है हमारा वो आफ्टर टाइम टी ओ से पी पर आ रहा है, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए हुए हैं एक्स और वाई। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो आफ्टर टाइम उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर की है प्रोजेक्टाइल ने, वो एक्स है। तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज करेंगे हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, और जब वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी यूज करेंगे, मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें इनिशियली पता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई भी एक्सीलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे आफ्टर टाइम t, तो x इक्वल टू लिखेंगे ux इंटू टी। ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया हमने ux, और ये टाइम हो गया। तो ux की वैल्यू u cos थीटा थी, तो x की वैल्यू आ गई u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से हम t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x अपान u cos थीटा। अब इतने ही टाइम में प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, ये। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि प्रोजेक्टाइल के मोशन को रिटार्ड कर रहा है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का उसको वो डिक्रीज कर रहा है। तो हम जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू uit माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ कंसंट्रेट करिए, यहाँ पर हमने जब वर्टिकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं y आफ्टर टाइम t, तो यहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं। तो ये हमने इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया था प्रोजेक्टाइल को, और u का इनिशियल कंपोनेंट था uy वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हमने ut की जगह u की जगह क्या लिया, ut में uy माइनस हाफ gt स्क्वायर। माइनस साइन आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोजेक्टाइल आपका ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को रिटार्ड करेगा, इसलिए यहाँ निगेटिव हो गया, माइनस gt स्क्वायर। अब यहाँ पर uy की वैल्यू ये पुट कर देंगे और t की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा u साइन थीटा uy की जगह, t की जगह x अपान u cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर में t की जगह ये आ जाएगा x अपान u cos थीटा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो u और u कैंसिल हो गए, साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा, सो y इक्वल टू tan थीटा x यहाँ से बचेगा, माइनस हाफ g ये लिखा हुआ है, और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है y इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ g x स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें y की पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो y और x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाना ये शो करता है कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होगी वो पैराबोलिक होगी।
अब इस चीज को हमने स्टडी किया यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हमने कुछ आपको बताया, जैसे बॉल्स को जब हम बैट से हिट करते हैं तो बॉल जो है पैराबोलिक पाथ पर जाती है ऐसे। अगर आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और आपने उसकी टॉप से आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया तो वो भी कर्व पाथ पर मूव करेगी। या कोई एरोप्लेन है, उससे आपने एक पैकेट ड्रॉप कर दिया तो उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। एक गन है, उससे आप बुलेट को फायर कर रहे हैं तो बुलेट भी इस तरीके से कर्व पाथ पर मूव करती है। तो ये कुछ हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स बताए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ टर्म डिस्कस करेंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज। ये चीजें क्या होती है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स होल ट्रेजेक्ट्री। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ऑब्जेक्ट को आपने यानी प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया था और ये इसकी ट्रेजेक्ट्री थी, तो इस पूरे पाथ को OAB को कवर करने में, इस कर्व पाथ को कवर करने में जो टाइम प्रोजेक्टाइल ले रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब जब हमें इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो देखिए यहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, A पर गया और A से फिर नीचे आया, तो ऑब्जेक्ट को यानी प्रोजेक्टाइल को O से A तक में जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही लगेगा A से इस कर्व पाथ पर B तक नीचे आने में। तो अगर हम O से A तक का टाइम कैलकुलेट कर लें, जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पता है और यहाँ पर भी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हमें पता है 0 है। तो इन दोनों की हेल्प से हम O से A तक प्रोजेक्टाइल को जाने में कितना टाइम लगेगा इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद सेकंड है हाइट, हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हाइट मींस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ये कवर करेगा, यहां से आपने थ्रो किया, ऐसे मूव करते हुए यहां तक आया मैक्सिमम हाइट तक, इसके बाद डाउन हो गया, तो ये वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज कॉल्ड हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। नाउ व्हाट इज द रेंज? रेंज मींस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल ट्रेजेक्ट्री। अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री के टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगी या प्रोजेक्टाइल जो कवर करेगा वो उसकी रेंज होती है। तो जब आपने इसको यहां से थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से, तो ये ऐसे कर्व पाथ पर गया और यहां आकर के हिट किया इसने। तो जब ये B पॉइंट पर हिट करेगा तो आपको करेगा मतलब ये u और v की वैल्यू सेम होगी और ये थीटा सेम होगा। अब इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। उस टाइम ऑफ फ्लाइट में ये OB हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने कवर की है, तो O से B तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपकी रेंज हो जाएगी R। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हाइट क्या होती है और रेंज क्या होती है, इसको हमने आपको डेफिनेशन इनकी क्लियर की। अब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेन चीज जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखी थी वो ये है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है जब वो मूव करता है तो उसकी दो वेलोसिटी एक तरीके से यहाँ पर है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी जो होंगी मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन जो होंगे प्रोजेक्टाइल के, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कि आपको माइंड में रखना है। और जब भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज करेंगे और जब वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो वर्टिकल वेलोसिटी यूज करेंगे। तो अब इसको निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे मतलब हमने ऑब्जेक्ट को U पॉइंट से थ्रो किया और ये इस पूरी ट्रेजेक्ट्री को कवर करते हुए B पॉइंट तक आ रहा है। इस पूरी प्रोसेस का जो टाइम है इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि O से A तक
प्रोजेक्टाइल को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही इसको ए से बी तक आने में टाइम लगेगा। तो सपोज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट पॉइंट ए फ्रॉम ओ इज टी डैश एंड यू नो दैट initial vertical velocity of the projectile is ui and the final vertical velocity at the point A is equal to 0. So using equation of motion, first equation of motion, we can write Vy is equal to ui minus gt dash. T dash यहाँ पर क्या लिया हुआ है हमने, O से A तक पहुंचने का टाइम लिया था और A पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी Vy 0 है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें Vy की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। Uy हमारा था u sin थीटा माइनस gt डैश। तो gt डैश आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो gt डैश इक्वल टू आ जाएगा u sin थीटा, तो t डैश इक्वल टू आ गया u sin थीटा अपॉन g। तो ये हमारा आ गया कि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपका इसी का डबल होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए t इक्वल टू 2t डैश, तो ये आ गया 2u sin थीटा अपॉन g। t डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया। इसी तरीके से वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से इनिशियली हमें पता है कि Uy हमारा 0 है, Uy इनिशियल वेलोसिटी है और Vy ए पॉइंट पर 0 है। इसी कंडीशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करते हैं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम हाइट। देखिए एट द हाईएस्ट पॉइंट ए आपको पता है कि Vy की वैल्यू 0 है, तो वर्टिकल मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। Vy स्क्वायर इक्वल टू Uy स्क्वायर माइनस 2gh। Vy हमारा 0 है तो ये हो गया 0 स्क्वायर, Uy की जगह पर हमने पुट कर दिया u sin थीटा माइनस 2gh, तो ये हो गया 2gh इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इक्वल टू आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस तरीके से हमने ये मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब ये हाइट जो प्रोजेक्टाइल अटेन कर रहा है ये मैक्सिमम तब होगी जब यहाँ पर साइन का जो ये फैक्टर लिखा है साइन थीटा की वैल्यू इसमें 1 होगी। तो फॉर मैक्सिमम हाइट साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, तो साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 और 1 वैल्यू होती है साइन 90 की। तो हम यहाँ 1 की जगह पर साइन 90 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और साइन साइन हटा देंगे तो थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। इसीलिए हाई जंप वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर थ्रो करने की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर सके। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर सकते हैं वो उसको फाइंड आउट करना है, तो हम इसी इक्वेशन में साइन थीटा को 1 कर देंगे, तो मैक्सिमम हाइट हमारी आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। So this is the maximum height attained by the projectile when you throw the projectile in the vertical direction. And if you throw the projectile by making at angle theta with the horizontal, then maximum height attained by the projectile is obtained by using this formula. Now the range projectile की होगी O से B तक की जो ये horizontal distance है ये इसकी रेंज है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई एक्सीलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ux है। और रेंज क्या होती है ये आपको बाय डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल ट्रेजेक्टरी। पूरी ट्रेजेक्टरी कवर करने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है वो इसकी रेंज होती है। तो पूरी ट्रेजेक्टरी को कवर करने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो अगर हम ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो रेंज इक्वल टू आएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है और टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ux की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ये निकाल के रखा हुआ है 2u sin थीटा अपॉन g। तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2u sin थीटा अपॉन g टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब u इंटू u स्क्वायर हो गया
2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो ये हो गया r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब कोई भी प्रोजेक्टाइल है, जब उसको आप एक सर्टेन एंगल थीटा से थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कितनी रेंज अटेन करेगा वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया इस फार्मूले से। अब ये रेंज किस पर्टिकुलर एंगल के लिए मैक्सिमम हो सकती है, इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए रेंज को मैक्सिमम होने के लिए। तो हम देखते हैं कि साइन 2 थीटा को 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉर मैक्सिमम रेंज द कंडीशन इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू होती है साइन 90 की। तो यहाँ पर 1 की जगह साइन 90 कर दिया, तो हमें क्या मिला, 2 थीटा इक्वल टू 90। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज अटेन करता है। तो अगर हम मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल कितनी अटेन कर सकता है, तो यहाँ साइन 2 थीटा को 1 कर देंगे, तो मैक्सिमम रेंज अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यहाँ पर यू आपको पता ही है क्या है, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी ये, जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था, और इसको आपको किस एंगल पर थ्रो करना है मैक्सिमम रेंज के लिए, 45 डिग्री के एंगल पर। इसी वजह से जो लॉन्ग जंप के प्लेयर्स होते हैं, तो लॉन्ग जंप के प्लेयर्स अपनी बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रेंज कवर कर सके। अब यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ा सा इसको हम फिगर पर भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। देखिए हाइट का फार्मूला हम लोगों ने ये देखा था, हाइट का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पर अगर एंगल आपका इंक्रीज होगा तो हाइट भी इंक्रीज होगी, इस फार्मूले से ये आपको मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज का फार्मूला देखा, तो यहाँ पर इस फिगर को आप देखिए, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट थ्रो की हुई है, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया हुआ है अलग अलग एंगल पर। 30 के एंगल पर थ्रो किया है, फिर 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया है ये, और फिर ये 60 के एंगल पर थ्रो किया हुआ है। तो आप देखिए जो हमने 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था वो सबसे ज्यादा रेंज कवर कर रहा है ओपी, और जो 60 और 30 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्टाइल थ्रो किए हैं, ये 30 के एंगल से थ्रो किया है और ये 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया है प्रोजेक्टाइल को। तो 60 डिग्री वाले की हाइट बढ़ गई और रेंज दोनों की सेम है। तो इसको भी हम प्रूव करके दिखाते हैं कि 2 डायरेक्शन आपकी ऐसी होती हैं, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, जिसके लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब देयर विल बी 2 डायरेक्शन फॉर विच द रेंज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम। तो अब हम इसको आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो थीटा जैसे यहाँ पर हमने 30 ले लिया, तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया, 60 हो गया। 90 माइनस 30 60 हो गया। इसी वजह से जो ये फिगर बनी हुई है, जिसमें हमने 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया है, फिर 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया है, तो दोनों के थ्रू जो रेंज अटेंड हमने यहाँ पर दिखाई है वो सेम है, और 45 डिग्री वाले की रेंज जो होगी वो ज्यादा होगी। तो अब हम ये प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एंगल के लिए रेंज एक ही कैसे होती है कि किस तरीके से जब हम प्रोजेक्टाइल को थीटा की जगह 90 माइनस थीटा से थ्रो करते हैं तो रेंज फिर से हमें वही मिलती है। तो अगर एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किया हुआ है, तो उसके थ्रू जो रेंज अटेन की जाती है उसका फार्मूला भी हम लोगों ने राइट किया था, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर हम इसको 90 माइनस थीटा के एंगल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो फिर रेंज हम लेट कर लेते हैं कि ये r डैश होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इसी फार्मूले में हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और रेंज निकालते हैं। तो r डैश इक्वल टू थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब ये 2 इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी।
और साइन 180 माइनस 2 थीटा इज अगेन साइन 2 थीटा, क्योंकि फार्मूला आपके पास है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो वही फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन 2 थीटा, तो ये रेंज आ जाएगी r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये तो यही वाली रेंज है, तो इसको हम रिप्लेस करके r लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि r डैश की वैल्यू r के इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि देयर विल बी टू डायरेक्शन फॉर विच द रेंज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम। दो डायरेक्शन ऐसी होती हैं जिनके लिए प्रोजेक्टाइल जो रेंज अटेन करता है वो सेम होती है। पहली डायरेक्शन क्या होती है थीटा, तो दूसरी होती है 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री के एंगल से थ्रो कर रहे हैं और उसके बाद उसको 90 माइनस 15 मीन 75 डिग्री के एंगल से थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में जो रेंज अटेन करेगा प्रोजेक्टाइल वो सेम होगी। इसको फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया 15 डिग्री के एंगल से, तो वो ये देखिए यहाँ पर आकर के पी पॉइंट पर देता है। फिर हमने इसको 75 से थ्रो किया 90 माइनस थीटा से, तो ये यहाँ पर आकर के देता है। हाइट उसकी बढ़ गई लेकिन रेंज अभी भी बढ़ी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को वो पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं और बीच में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर हमें प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी की, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जब हमें इस सिचुएशन से डील करना पड़ता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं। सपोज हमने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को O पॉइंट से U वेलोसिटी से थ्रो किया था। O पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल को U वेलोसिटी से थ्रो किया था और आफ्टर सम टाइम इट कम्स एट पॉइंट P। यहाँ पर P पॉइंट पर आ जाता है, देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज V। Here again projectile has two component of its velocity, Vx and Vy। तो यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, जैसे आपके यहाँ पर थे। यहाँ पर होगा Vx और Vy। अब आपको पता है कि पूरी ट्रेजेक्ट्री के टाइम पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। तो यहाँ पर जो Vx की वैल्यू होगी वो Ux के इक्वल ही होगी और ये हमारी होगी Vx इक्वल टू Ux इक्वल टू U cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको हमने टाइम कितना लिया हुआ है t। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल वेलोसिटी Vy कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी P पॉइंट पर निकल करके आएगी Vy इक्वल टू Uy माइनस gt और Uy की वैल्यू U sin थीटा थी यहाँ पर, तो ये Vy आ गई। अब वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आ गए पॉइंट P पर, हॉरिजॉन्टल Vx और वर्टिकल Vy, और ये दोनों वेलोसिटी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, वो क्या होगी v इक्वल टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। अब इसमें Vx और Vy की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Vx की वैल्यू ये पुट करेंगे तो U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, Vy की वैल्यू ये पुट करेंगे U sin थीटा माइनस gt, तो U sin थीटा माइनस gt और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से। a की जगह पर यहाँ पर U sin थीटा है, b की जगह पर gt है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ये हो गया आपका U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ पर ये हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हो गया ये, प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 U sin थीटा इंटू gt। 2 U sin थीटा ये हो गया और gt ये हो गया। अब इसमें और इसमें U स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा U स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप g स्क्वायर t स्क्वायर, और यहाँ पर 2U और gt पहले लिख लिया और साइन थीटा आगे लिख लिया। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया कि P पॉइंट पर ये हमारी फाइनल वेलोसिटी कैसे होगी। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशंस में प्रोजेक्टाइल की बीच की सिचुएशन पर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है,
तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी पहले दोनों लिखेंगे और फिर रिजल्टेंट निकालेंगे इसी तरीके से। मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होती है, आपको पता ही है। वर्टिकल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर आप इस फार्मूले को अप्लाई करके रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद इसकी डायरेक्शन देखिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी है, बीटा। इस बीटा को निकालने के लिए ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो इससे tan बीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में हमारी ये वेलोसिटी है vy और बेस की डायरेक्शन में vx है। तो tan बीटा की वैल्यू आपको बाई कॉन्सेप्ट वैसे भी पता है, बीटा होगी vy अपॉन vx। अब vy की वैल्यू आपके पास ये है और vx की वैल्यू ये है, ये आ जाएगी u sin थीटा माइनस dt अपॉन cos थीटा। तो ये डायरेक्शन निकालने का हमारे पास फार्मूला आ गया। तो बीच की किसी भी सिचुएशन में वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन आपकी ये होती है। इसके बाद अब हम ये प्रूव करते हैं कि जब ये प्रोजेक्टाइल आपने O से थ्रो किया और ग्राउंड पर ये B पॉइंट पर हिट करेगा, तो सेम वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन के साथ कैसे हिट करेगा, इसको शो करके दिखाते हैं। तो अब इन्हीं दोनों फार्मूलों की हेल्प से हम B पॉइंट पर B वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी और डायरेक्शन। देखिए B पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, O से B पॉइंट पर पहुंचेगा A से होते हुए, तो ये पूरी ट्रेजेक्ट्री कवर कर रहा है और पूरी ट्रेजेक्ट्री कवर करने में जो इसको टाइम लगता है t, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T के इक्वल होगा। तो जब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी B पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले में स्मॉल t की जगह कैपिटल T लेंगे और कैपिटल T हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपको पता है 2u sin थीटा अपॉन g होती है। तो हम B पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसी फार्मूले में स्मॉल t की जगह 2u sin थीटा अपॉन g सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो ये u स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए u स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है g स्क्वायर, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है g स्क्वायर। अब यहाँ t स्क्वायर की जगह हमको किसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 2u sin थीटा का स्क्वायर हो गया 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर, तो g स्क्वायर हो गया। इसके बाद माइनस 2ug, ये एज इट इज लिखा हुआ है, देखिए माइनस 2ug और t की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g और फिर ये sin थीटा है, तो ये देखिए ये sin थीटा है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये सब कट जाएगा, देखिए g स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा आ जाएगा ये g कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो बचेगा ये आएगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी देखिए 2 और 2 4 और u स्क्वायर और ये साइन और साइन स्क्वायर थीटा। तो 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहाँ आया और 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ अंडर रूट u स्क्वायर। तो v इक्वल टू आ जाएगा, v इक्वल टू u आने का मतलब क्या हो गया कि जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से वो यहाँ पर आकर के करेगा। अब डायरेक्शन देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला है हमारा u sin थीटा माइनस dt अपॉन u cos थीटा। तो यहाँ पर भी t की जगह 2u sin थीटा अपॉन g लेंगे। तो u sin थीटा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू u sin थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू u sin थीटा माइनस g और t की जगह ये जो t है इसकी जगह पर 2u sin थीटा अपॉन g। अब इसमें देखिए g और g कैंसिल हो गया, यहाँ से आया u sin थीटा, यहाँ पर होगा माइनस 2u sin थीटा। तो एक u sin थीटा कम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा माइनस u sin थीटा, क्योंकि ये माइनस 2u sin थीटा है और ये u sin थीटा, और डिनोमिनेटर होगा u cos थीटा। u कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा को हम देख सकते हैं tan माइनस थीटा, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, आपको बताइए। तो यहाँ से हमें क्या मिला, बीटा इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, थीटा आपका
नेगेटिव आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन को क्लियर कर रहा है, और थीटा इक्वल टू थीटा आपको ये क्लियर कर रहा है कि जो ये एंगल होगा इसकी वैल्यू वही होगी जिस एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था। इसका मतलब है जिस वेलोसिटी और जिस एंगल से हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थ्रो करते हैं, जब वो पूरी ट्रैजेक्टरी कंप्लीट करके ग्राउंड पर वो हिट करती है तो वो उसी वेलोसिटी और उसी एंगल पर हिट करती है। ये हमने कंप्लीट डिस्कशन में देखा। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो किस तरीके से मूव करेगा और उसके क्या पैरामीटर्स हम निकालेंगे वो देखते हैं। कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और उसके थ्रू जो रेंज कवर होगी वो आपकी क्या होगी। इसके लिए हम इस फिगर की हेल्प लेंगे। यहाँ पर सपोज ये एक बिल्डिंग है या कोई टावर है, इसकी हाइट आपने h शो की हुई है, ये आपका ग्राउंड हो गया। आपने h हाइट से मींस बिल्डिंग के टॉप से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो किया है, ये आप इधर की तरफ थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से, तो ये ऑब्जेक्ट आपकी इस तरीके से कर्व पाथ पर यहाँ पर ग्राउंड पर A पॉइंट पर आकर के ये हिट करेगी। तो ये इसका पाथ हो गया। ये आफ्टर ए सर्टेन टाइम t this object is at point P and the here coordinate of point P are x and y. It means the horizontal distance covered by the projectile is x, this is x in this figure, and the vertical distance covered by the projectile is y. ये आपकी y होगी। जब ये प्रोजेक्टाइल P पॉइंट पर आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे vx और vy। इनिशियली O पॉइंट पर आपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था। जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको थ्रो किया था तो इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं था, तो ड्यूरिंग द होल मोशन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियली जीरो है। मींस अगर ये हम ux को u कह रहे हैं तो uy हमारी जीरो है, और विद इफेक्ट ऑफ g टाइम के साथ साथ ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो हम P पॉइंट पर vx देख रहे हैं कि चेंज नहीं होगा, ये आपका ux यानी u के इक्वल ही रहेगा, लेकिन vy आपका जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल नीचे जाएगा आपका चेंज होता जाएगा। तो अब हम यहाँ पर P पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हुआ है, इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं और इन दोनों में देखते हैं कि क्या रिलेशन आता है। वो रिलेशन की हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। तो पहले हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर टाइम t। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी u है और टाइम इसमें t लगा है, एक्सीलरेशन कोई है नहीं, इस वजह से ये डिस्टेंस होगी x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ux की वैल्यू है यहाँ पर हमने u कंसीडर की हुई थी और टाइम t हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई आपकी। यहाँ से t की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं x अपॉन u। इतने ही टाइम में प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है y। इसको निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर s की वैल्यू y है, a की जगह हम g लेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy जो है यहाँ पर ये जीरो थी वर्टिकल वेलोसिटी। ये हमने सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में कर दिया, तो ये हो गया u की जगह जीरो, t प्लस हाफ, a की जगह g t स्क्वायर। तो ये आ गया y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर।
अब इसमें t की वैल्यू ये पुट कर देंगे x इजिकल टू एक्स अपान यू, तो ये हमने पुट कर दिया हाफ g x अपान यू होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 g x स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है 1/2 g अपान यू स्क्वायर, ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको एक कांस्टेंट k से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी y इजिकल टू k x स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पर y जो है और x में जो रिलेशन आ रहा है इसमें y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको बाई कॉन्सेप्ट पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी ये ट्रेजेक्ट्री जो है मीन्स इसका जो ये पाथ है ये आपका पैराबोलिक होगा, तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। अब ये प्रोजेक्टाइल जो आपने O पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था, अगर हम इसको स्टेट नीचे ड्रॉप कर देते हैं, फ्री फॉल मोशन कर दिएगा, देखिए यहाँ पर भी इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे सीधे छोड़ दें या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ें, ऐसे दोनों ही सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सीलरेशन हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट O से नीचे ग्राउंड पर सीधे वर्टिकल आप रिलीज कर देते हैं तो उसको जितना टाइम लगेगा और इस पाथ पर मूव करके आने में जितना टाइम लगेगा वो दोनों सेम होंगे। तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से थ्रो किया था तो ये इस कर्व पाथ पर मूव करती हुई A पॉइंट पर आई थी और आपकी ऑब्जेक्ट, तो इसको टाइम कितना लगा था, इसको निकालने के लिए हम लोग सीधे इसका फ्री फॉल मोशन में जो टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करके ये टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी इक्वेशन की हेल्प से, अगर हमें y की वैल्यू पता है। सपोज हमें ये बिल्डिंग की हाइट पता थी तो y की जगह हमारा h हो जाएगा और ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे तो टाइम हमारा निकल करके आ जाएगा इस सिचुएशन। अब इसके बाद ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा होगा इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट O to A। तो ये वही बात हो गई जो अभी हम आपको बता रहे थे, y की जगह देखिए हमने यहाँ h ले लिया, uy हमारी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी प्रोजेक्टाइल की जो कि 0 है, g हो गया और t जो हम यहाँ पर लेंगे वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। t ही हमें यहाँ पर मेनली कैलकुलेट करना है। h हमें यहाँ नोन था, टावर की हाइट हमें पता थी, तो h y की जगह हमने h कर दिया, ये हो गया uy 0 इंटू टी प्लस हाफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 2h अपान g, 2 आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, g डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2h अपान g। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल को पूरी ट्रेजेक्ट्री कवर करने के टाइम में जितनी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी रेंज होती है, ये पहले से भी आपको डेफिनेशन पता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, तो रेंज आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लेंगे, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरी ट्रेजेक्ट्री कवर करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। तो ये हो गया r इक्वल टू u इंटू कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू आपने ये पुट कर दी, तो ये आ गया r इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपान g। तो ये इस फार्मूले से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट पता है तो आप सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई करके रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पर अगर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल की और उसकी डायरेक्शन बताना चाहते हैं, तो वो भी हम
इस फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि ड्यूरिंग द होल मोशन इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो P पॉइंट पर जब आपका प्रोजेक्टाइल आएगा तो Vx की वैल्यू तो u के इक्वल ही होगी। तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पॉइंट P पर लिखते हैं। एट पॉइंट P हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vx इक्वल टू u हो जाएगा आपका। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P Vx इक्वल टू u। अब वर्टिकल कंपोनेंट जब निकालेंगे वेलोसिटी का तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो uy था वो 0 था और एक्सीलरेशन उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम आफ्टर टाइम t जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। Vy इक्वल टू uy प्लस gt। uy हमारा 0 है तो Vy हमें मिल जाएगा। Vy इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस gt, इट मींस gt। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी P पॉइंट पर आ गया वेलोसिटी का और वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया। दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते ही हैं, दिख भी रहे हैं फिगर में। तो आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, वो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी पॉइंट P पर प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी पॉइंट P पर हो जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी पॉइंट P पर प्रोजेक्टाइल की आ गई। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर बीटा एंगल शो कर रही है। इस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, इससे tan बीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है Vy और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेस की डायरेक्शन में ये आपकी Vx वेलोसिटी है। तो tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर Vy अपॉन Vx। ये सब फार्मूले पुराने ही फार्मूले हैं, इनसे आप अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं। वेक्टर रेजोल्यूशन वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। लॉ पैरेललोग्राम का भी ये थर्ड केस है, उसमें भी आपने पढ़ा था, कोई नया फार्मूला नहीं है ये। अब Vy और Vx की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे तो Vy की वैल्यू ये आ गई gt और Vx है आपका ये u। तो tan बीटा इक्वल टू आ गया gt अपॉन u। तो बीटा इक्वल टू आ गया आपका tan इनवर्स gt अपॉन u। tan बीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx और Vy और Vx की वैल्यू पुट किया तो gt अपॉन u। तो tan बीटा इक्वल टू gt अपॉन u। फाइनली बीटा इक्वल टू tan इनवर्स gt अपॉन u। अगर हम tan को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये इनवर्स में आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बीच के किसी भी पॉइंट पर जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे इस पाथ पर मूव कर रहा है पैराबोलिक पाथ पर और बीच की किसी सिचुएशन में आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कैलकुलेट करके फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरीके से निकालेंगे और आपको फाइनल इसकी वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी किया। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं उस सिचुएशन में हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को देखते हैं कैसा होता है, और जब हमने एक पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टली उसको थ्रो किया था तो उस सिचुएशन में प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होता है, उन दोनों केसेस को हमने स्टडी कर लिया।